तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को लाइक जल्दी से रिवाइज किया था, फिर हम लोग ने आईटी के उसके पीवाईक्यूज देखे थे और फिर नेक्स्ट के एक दो सवाल देखे थे। तो आज हम लोग 11th के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि अपना इक्विलिब्रियम है। अब जो अपना इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इक्विलिब्रियम चैप्टर है, एक मिनट और रुकिएगा। हाँ, जो अपना इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है, इक्विलिब्रियम, एक ज्यादा आ गया, इसको छोड़िएगा। हाँ, तो इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे दो चैप्टर्स आते हैं। कौन से चैप्टर आते हैं? एक केमिकल आता है और एक आयनिक आता है। ठीक है। तो आज हम लोग जल्दी से जल्दी इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके गो थ्रू करेंगे एंड फिर हम लोग मतलब आईटी में जो इसके पीवाईक्यूज आए हैं उसको देखेंगे। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो केमिकल इक्विलिब्रियम से अभी तक आईटी में दो सवाल आए हैं और आयनिक से भी दो आए हैं। और केमिकल से जो दूसरा आया था वो आपका मोस्टली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर से रिलेटेड था, तो वो मैं अभी डिस्कस नहीं करने वाला। तो टोटल हम लोग आज तीन पीवाईक्यू सवाल सॉल्व करेंगे। बट उस तीन पीवाईक्यू सवाल सॉल्व करने से पहले हम लोग दोनों केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको अच्छा से जल्दी जल्दी देखेंगे और फिर हम लोग ये पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट का आज कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे और बाद में नेक्स्ट के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो हम लोग बना देंगे और फिर नेक्स्ट हम लोग सारे पीवाईक्यूज उसमें देख लेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम का सॉरी, आज हम लोग इक्विलिब्रियम का सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि अब तो आईटी पास आ रहा है और उसका तैयारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है। तो अभी आप लोग के लिए सही टाइम होगा कि आप लोग ये किताब मतलब ले सकते हैं जिसे प्रेफराइजर ने स्पेसिफिकली आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो इसमें सारे पीवाईक्यूज हैं, प्लस हम लोग ने एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं जो आपको एग्जाम के लिए एक एज प्रोवाइड करेंगे कंपेयर टू अदर बच्चे जो कि पीवाईक्यूज के थ्रू मतलब पीवाईक्यूज का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो ये किताब अभी अवेलेबल है ऑनलाइन परचेज के लिए, आप लोग इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं प्रेफराइजर.com से। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में जब मैं पढ़ा रहा था, वो ये वहीं का स्लाइड है। तो जब मैं पढ़ा रहा था तो तब मैंने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे। ठीक है। तो ये मेरा डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स आपको ऐप में मिल जाएगा। अब इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मतलब एक्टिव मास, पार्शियल प्रेशर, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये सब तो आपका बेसिक्स है। तो बेसिक्स तो आपका ऑफकोर्स क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे सवाल लगा पाओगे। इंपॉर्टेंट है आपका रिलेशन बिटवीन केसी एंड केपी, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और लास्ट में आपका ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो अगर मैं बोलूं कि इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल है। ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से जुड़े कुछ सवाल आते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक सवाल पीवाईक्यू में है, तो वो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी रिलेशन बिटवीन केसिंग की भी मैं आपको बता दूंगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग अभी अच्छा से देख लेंगे। बाकी बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और हाँ, ली चैटलियस प्रिंसिपल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम काफी बड़ा है। ठीक है। तो ये अगेन मैंने स्लाइड से डिट्टो कॉपी कर दिया है जो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग मतलब मैंने अगेन पढ़ाया था। अगेन उसका डेडिकेटेड वीडियो सीरीज आपको ऐप में मिल जाएगा। तो इसमें जो आपकी बेसिक है इक्विवेलेंट वेट का कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है। लॉगरिदम की वैल्यूज याद आनी चाहिए, एटलीस्ट आपको 10 तक की सारी लॉग वैल्यूज आनी चाहिए। और अगर उससे ज्यादा का पूछा जाए तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेना आना चाहिए। ठीक है, एक मैं अप्रोक्सीमेट का केस करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो उसका ज्यादा पैनिक नहीं लेना। ऐसे भी कैलकुलेटर अवेलेबल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप याद रखोगे तो आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। पीएच एंड पीओएच निकालना आपको आना चाहिए। एंड एच पीएच और अगर पीएच और पीओएच दिया हुआ हो तो एच प्लस और एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकालना आना चाहिए। पीएच स्केल आना चाहिए। पीएच स्केल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेम्परेचर पे क्या डिपेंडेंसी होती है। जो सम होता है कि पीएच और पीओएच का जो सम 14 होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होता है। 90 डिग्री पे पीएच और पीओएच का सम आपका 12 होता है। तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनाइजेशन डिसोसिएशन जानना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले पेज में आपके लिए ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ हो जाएगा। फैक्टर्स ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस भी ठीक है, मतलब सीधे आपका यही वाली चीज से आ जाएगा। ठीक है। तो इस पेज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है जो अगेन मैं आप लोगों के लिए टिक मार चुका हूं। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन ऑफ वाटर है। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का, अगेन मैंने स्लाइड वहीं से कॉपी किया है तो आप देख रहे हैं कि मैंने वहां पे क्या लिखा था, ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है वो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी होता है। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल सॉल्ट के जो टाइप्स होते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, वो होता है। अगेन मैं इसका एग्जाम्पल करके आपको बता दूंगा। अब आता है फिर हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बफर और सोल्यूबिलिटी के बाद।
तो ये थर्ड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आयनिक इक्विलिब्रियम का। इसको लेके एक बड़ा सा टेबल बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, और वीक एसिड वीक बेस। इसको बन के एक डेडिकेटेड बड़ा सा टेबल बनता है। तो ये मैं अभी कवर अप नहीं करने वाला, क्योंकि इसको याद करने का जो ट्रिक है वो ऑलरेडी यूट्यूब में अवेलेबल है, प्रेफराइजर के यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग ये खत्म करने के बाद एक बार उसको जाके देख लीजिएगा। मैंने सीधे एक ट्रिक बताई जिससे आपको कुछ नहीं याद करने का जरूरत, उस टेबल में आप लोग आराम से उसको डिराइव कर सकते हो। एंड वो टेबल आपको याद करनी है ताकि आप हाइड्रोलिसिस का सवाल लगा सको। अगर वो टेबल आप याद कर लोगे तो आप हाइड्रोलिसिस का जो सवाल है वो बहुत इजीली लगा पाओगे। ठीक। उसके बाद आता है डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस, जिसमें आपको M1V1 इक्वल्स M2V2 करना पड़ता है। ठीक है, सॉरी M1 नहीं, ये मैंने गलती से बोल दिया, M1 नहीं, N1V1 इक्वल्स N2V2 करना होता है, नॉर्मेलिटी यूज करना होता है। ठीक है। फिर पीएच आता है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन का, वो आपको निकालने आना चाहिए। पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें आपका N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3 होगा। दोनों अगर एसिड है या फिर दोनों अगर बेस है तो। ठीक है, अगर एसिड और बेस का करेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आपको हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज करना होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। आपको निकालना पड़ता है कि नेट कितना बचा है, एंड वो आपके हाइड्रोलिसिस के लॉ आएंगे। क्योंकि आपका सॉल्ट कैसा बनेगा इस केस में, अगर वी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है तो आपका सॉल्ट जो बनेगा वो आपका SaWB टाइप का बनेगा। तो इसके लिए अगेन एक डेडिकेटेड फॉर्मूला होता है, जो अगेन आप हाइड्रोलिसिस का वीडियो में देख सकते हैं, एंड आप उसको यूज कर से पीएच इसका निकाल सकते हैं। फिर आता है बफर सोल्यूशन और सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने इसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट बताया था कि इसका सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला याद रखने के लिए। सोल्युबिलिटी में आपको सोल्युबिलिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, केएसपी का मतलब केएसपी का जो फॉर्मूला होता है सोल्युबिलिटी के टर्म्स में वो आना चाहिए। आपको आईपी के बारे में पता होना चाहिए, आयनिक प्रोडक्ट के बारे में। और बफर सोल्यूशन का आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक नहीं दो सिंपल से फॉर्मूले, तो वो आपको आराम से याद होना चाहिए। बफर का डेफिनेशन याद होना चाहिए, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बफर आपके एसिडिक बफर होते हैं और बेसिक बफर होते हैं, तो वो मतलब किसमें क्या होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ध्यान देना लिखा हुआ है, तो मैं ध्यान देना को अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि इस ध्यान देना पे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के दोनों टॉपिक्स है, और ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम के बता दिए आपको, मैंने बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब जल्दी जल्दी हम लोग इस सारे चैप्टर्स के थ्रू गुजरते हैं। तो सबसे पहले हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम देखते हैं। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहला चीज आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का साइंस क्लियर होना चाहिए, और इसका साइन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब मैं ये पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में का जो साइन होता है उसमें कंफ्यूजन तो होता ही है, आई गेस आप लोग को अभी भी होता होगा। तो उसका जो साइन कन्वेंशन है वो आपको याद कैसे रखना है। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, हीट अब्जॉर्ब होता है, राइट। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो अंदर लेना मतलब हीट अंदर लेना इज एंडोथर्मिक, एंड एक्सो का मतलब है बाहर, एक्सो का मतलब बाहर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है अगर उसमें हीट अब्जॉर्ब हो रहा है तो आपका जो डेल्टा एच फाइनल होगा, एच अभी एंथैल्पी है। ठीक है, अभी आप इसको एनर्जी मान के चलिए, बाकी जो थर्मोडायनामिक्स पढ़ा उसको पता है कि एंथैल्पी होता क्या है। ठीक है, तो डेल्टा एच एफ जो फाइनल होगा वो ग्रेटर होगा आपका डेल्टा एच आई से, क्योंकि हीट अब्जॉर्ब हुआ है, वही यहाँ पे हीट रिलीज हुआ है। तो जो आपका डेल्टा एच एफ होगा वो आपका डेल्टा, आई थिंक यहाँ पे डेल्टा लिखना सही नहीं है, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो जो आपका फाइनल हीट होगा वो आपका इनिशियल से कम होगा। तो अब हम लोग जो डेल्टा एच डिफाइन करेंगे एंडोथर्मिक का, डेल्टा एच हमेशा हम लोग एच एफ माइनस एच आई करते हैं। यहाँ पे अगर आप एच एफ माइनस एच आई करोगे तो एच एफ माइनस एच आई ये आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनेगा, बनेगा ना, एच एफ क्योंकि बड़ा है एच आई से, तो इसलिए एंडोथर्मिक का जो डेल्टा एच होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। और एक्सोथर्मिक का जो डेल्टा एच होगा वो अगेन आप क्या करोगे, एच एफ माइनस एच आई, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एच एफ है वो एच आई से छोटा है, तो ये आपका नेगेटिव बनता है। कूल, सिंपल सा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। याद रखना है कि अगर कोई भी बॉन्ड टूट रहा है तो आपका वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक मिनट रुकिएगा, पहले ग्राफ बता देता हूँ फिर आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा। तो ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का जो आपका ग्राफ है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा क्या याद रखना है, एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब हुई है, हीट अब्जॉर्ब हुई है तो जो फाइनल हीट एनर्जी होगी वो आपकी इनिशियल से ज्यादा होगी। तो आपका जो एंडोथर्मिक का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे बीच में कर्व नहीं रहता है, थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये ऐसा रहेगा। मतलब जो आपका फाइनल का जो एनर्जी है वो आपका इनिशियल से ज्यादा होगा। ठीक है, बीच में और भी मतलब कोई ऐसा भी ग्राफ बना सकते हैं, तो इसका एग्जैक्टली ऐसा नहीं, कुछ ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। इसका मतलब ये होता है कि बीच में एक इंटरमीडिएट बना है। ठीक है, तो वो ठीक है,
वो आपका अलग केस का ग्राफ बन जाएगा। नॉर्मली स्पीकिंग अगर आपका ग्राफ ऐसा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइनल का एनर्जी है और यहाँ पे इनिशियल का एनर्जी है, मतलब यहाँ पे आपका जो एक्स एक्सिस होता है वो आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है, मतलब रिएक्शन कितना प्रोसीड किया है वो बताने के लिए, तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सेम यहाँ पे भी आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पे आपका एनर्जी होगा, यहाँ पे मैं ई लिख दे रहा हूँ एनर्जी के लिए, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, हीट रिलीज होगा, तो जो फाइनल का एनर्जी होगा आपका प्रोडक्ट, जो फाइनल का एनर्जी जो होगा आपका प्रोडक्ट का, वो आपका इधर होगा नीचे। सिंपल, समझ गए। तो जो अगेन ये कर्व थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा है, ठीक है। आपका इधर रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज दैट लेसर एनर्जी देन रिएक्टेंट। वाई सो, बिकॉज इट हैज रिलीज्ड हीट। एंड वाई इज इट रिलीज हीट, क्योंकि एक्सोथर्मिक है, एक्सो का मतलब बाहर छोड़ना होता है, तो इसका नीचे बनेगा और इसका आपका ऊपर बनेगा, ठीक है। ओके, ये आपका रिएक्टेंट का हो गया, ठीक है। तो ये आपको मेन चीज है, दोनों के बीच का डिफरेंस का आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। ओके, कोई भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है। हाँ, कोई भी बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो वो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और कोई भी बॉन्ड बनाने में एनर्जी लगता है तो वो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या बात याद रखनी है, के की वैल्यू याद रखनी है। के होता है आपका रेट कॉन्स के होता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है के एफ बाय के बी, मतलब रेट ऑफ सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये अगेन आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है, तो मैं उसका डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। तो पहले एक जनरल इक्वेशन लिख देता हूँ तब बेटर रहेगा। जैसे कोई भी आपका रिएक्शन है जिसका ए प्लस बी बी, ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है ए का और बी का, तो ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। मान लीजिए आपका कोई जनरल इक्वेशन है जिसमें ए बी रिएक्टर के सी और डी बना रहे हैं, और ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से जो आपका के आता है वो होता है आपका के एफ बाय के बी, मतलब फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड, जो कि आ जाता है आपका सी की पावर सी, ऊपर जो भी है ये आपका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, डी की पावर डी, मतलब ऊपर रहेगा आपका रिएक्टेंट का और नीचे रहेगा, सॉरी ऊपर रहेगा आपका प्रोडक्ट का और नीचे रहेगा आपका रिएक्टेंट का, ठीक है। सिंपल सा है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जो टर्म है, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे के सी आएगा, और अगर यहाँ पे आपका पार्शियल प्रेशर है तो आपका के पी आएगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर जो होता है आपका, पार्शियल प्रेशर होता है, पहली बात पार्शियल प्रेशर केवल गैसेस का होता है, ठीक है, और सारे पार्शियल प्रेशर का सम आपका वन होता है। तो पार्शियल प्रेशर प्रेशर बोलता हूँ, पार्शियल प्रेशर आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल टोटल प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, इंटू टोटल प्रेशर। ये आपको याद रखना है। तो याद यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन में सब कुछ मतलब मोल पर लीटर में गिवन है, तो आपका जो यहाँ पे के आएगा वो आपका के सी आएगा, और अगर पार्शियल प्रेशर में गिवन है तो वो आपका के पी आएगा, ठीक है। फिर आपको अगला एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये याद रखना है कि के पी आपका होता क्या है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी, जहां पे डेल्टा एन जी क्या होता है आपका डिफरेंस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स गैसेस का, मतलब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, और ये आपका रिलेशन याद रखना है। हो सकता है कभी केपी गिवन हो आपसे केसी पूछ ले, या केसी गिवन हो तो केपी पूछ ले, तो आपको ये अच्छा से आना चाहिए निकालने, ठीक है, केपी और केसी का लिंक। ओके, अब आता है आपका इस चैप्टर का जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोला था, जो कि आपका था मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ली चैटलेट के बाद, ठीक है, और डिसोशियल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद, तो वो आ जाएगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अभी भी हम लोग अच्छे से देख ही लेते हैं इसको। तो पहला था रिवर्सिंग, ठीक है। तो अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करोगे, दैट इज ए गिव्स बी है, ठीक है, ए गिव्स बी है और इसका आपका के है, और मान लीजिए इसका आपका के डैश है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो के है और बैकवर्ड का के डैश है। तो आपका अगर आप अच्छा बैकवर्ड का के डैश अभी नहीं करते हैं, ठीक है। अगर एक मिनट, अभी हम लोग जो इक्विलिब्रियम में सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि ये रिवर्सिबल है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोग, इस तभी सिंगल एरो बनाया हो। बाकी सारे केमिकल इक्विलिब्रियम के जो मतलब रिएक्शंस है वो सारे आपके रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। ओके, तो ए गिव्स बी का अगर आपका रेट कांस्टेंट के वन है, ठीक है, और बी गिव्स ए का आपसे अगर पूछा जाएगा
तो जो आपका लेट से ये K2 है, तो जो आपका K2 होगा वो आपका 1/K1 होगा। ठीक है, तो पहला चीज ये आ जाता है जो फैक्टर्स आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो अफेक्ट करता है। अगर आप रिएक्शन रिवर्स करोगे तो आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड आता है, सेकंड आता है आपका स्टोइचियोमेट्री। ठीक है, मान लीजिए ए गिव्स आपका बी है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ए गिव्स आपका बी है, ठीक है, और इसका अगर K1 है, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसका K2 है, ठीक है, तो आपका जो K2 होगा वो आपका K1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये अगेन आप इसको प्रूव कैसे करना है, आप यहाँ पे डाल के, सॉरी इस वाली इक्वेशन में डाल के सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आपको इसका आ जाएगा। ठीक है, तो K2 आपका K1 का स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड आता है आपका ऐड। अगर आप रिएक्शंस को ऐड कर रहे हो, दैट इज ए गिव्स बी, बी गिव्स सी, इसका K1 है और इसका K2। ठीक है, अब लेट्स आप इसको ऐड करोगे तो बी कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा ए गिव्स सी। ठीक है, और मान लीजिए इसका K3, तो जो K3 होगा वो आपका K1 इंटू K2 होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों चीज याद होना चाहिए। एग्जाम में K1 K2 K3 हो सकता है वेरिएबल के रूप में गिवन हो, या फिर इसका वैल्यू गिवन हो। आपको रिएक्शंस को मैनिपुलेट करना है ऐसे, ताकि आप इन तीनों फॉर्मूला को यूज करके जो आपसे रिएक्शन पूछा गया उसका आप K निकाल सको। ठीक है, तो K1 K2 K3, तो याद रखना रिवर्स होगा अगर रिएक्शन, तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। स्टोइचियोमेट्री बदलोगे तो वो पावर में चला जाएगा, उसी सेम पावर में रेज हो जाएगा। अगर आप ऐड करोगे तो आपको सारे इंडिविजुअल का प्रोडक्ट लेना होगा। ठीक है, वहीं पे यहाँ पे अगर C is to B होता तो आप 1/K2 से मल्टीप्लाई करते, बट देन B भी कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो वो अगेन आपको संभल के ध्यान में रख के करना है। फिर अगला आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि अगेन आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आपके चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो कितना टूटा है। ठीक है, इसको लेके हम लोग एक सवाल करेंगे, तो वहां पे मैं आपको अच्छा से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता दूंगा। बाकी इतना हमेशा कोशिश करना है कि इसमें कोई फॉर्मूला याद करने का आपको जरूरत नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, उसके बेसिस पे आपको सॉल्व करने का जरूरत है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ वैल्यू तो आप स्टार्टिंग वैल्यू उसका अज्यूम कर लेना, नहीं दिया हुआ है तो आप उसको 1 मान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आपका मतलब जो बाद में जो रिएक्शन उसी को अभी के लिए ले लेता हूँ। तो N2O4 है वो आपका टूट रहा है किसमें, 2NO2 में। ठीक है, और हाँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को जब भी आप सॉल्व करें तो आपका रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, दैट इज ए नेसेसिटी। ठीक है, ओके, तो ये दोनों गैस फेज में ही रहेंगे। तो मान लीजिए आपका जो T इज इक्वल टू 0 वाला केस है, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 वाला केस है, उसमें ये आपका A है। ठीक है, और ये आपका 0 है। अब जो T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम वाला केस है उसमें क्या होगा, ये कम होगा। कम कितना होगा, ये A माइनस एक्स कम हुआ होगा। लेट से ये x कम हुआ होगा, तो ये कितना बना होगा, ये आपका 2x बना हुआ होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर इस रिएक्शन, और फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, जैसे मान लीजिए इतना तो मैंने लिखा, फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिसमें आप x का वैल्यू निकाल सकते हो। कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, जैसे जब हम लोग ये लास्ट में सवाल सॉल्व करेंगे ना, तब आप लोग देख लीजिएगा कि सवाल को कैसे सॉल्व करना। अभी मैं जस्ट आपको हल्का सा बता दे रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू दिया हुआ होगा, आपको NO2 का वैल्यू मतलब 2NO2 का वैल्यू गिवन होगा कि हाँ इतना ये गैस बना हुआ है, इतना इसका पार्शियल प्रेशर है, तो आप x निकाल सको। तो आपको कोई ना कोई तरीका गिवन होगा ताकि आप x निकाल सको। ए हो सकता है आपको गिवन हो, ए है कि आपका N2O4 मतलब आपका रिएक्टेंट था कितना पहले, तो वो आपको ऑलरेडी गिवन हो सकता है। ठीक है, नहीं होगा तो आप इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही 1 मान लो। लेट्स से आपको क्वेश्चन में N2O4 का वैल्यू नहीं गिवन है, तो आप इसको 1 मान लोगे, तो एक जगह आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 माइनस x आ जाएगा, वो कर सकते हो। सेकेंड चीज, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई और अगर हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, AA गिव्स BB प्लस CC, मान लीजिए हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो T इज इक्वल टू 0 पे ये लेट्स से K था। K की जगह कुछ और ले लेते हैं, K का यहाँ पे भयानक मतलब है, तो M था। ठीक है, तो इनिशियल केस में तो ये दोनों 0 ही होंगे। अब जो T इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम में आप जो इसका इक्वेशन बनाओगे, इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे M माइनस AX करोगे, और ये कितना बनेगा, BX बनेगा, और ये आपका CX बनेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री होगा, x को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके कम कर देना, और इधर क्योंकि ये सब बन रहा है ना, ये टूट रहा है तब ना ये बन रहा है, ये टूट रहा है तब ना ये बन रहा है, तो ये आप इसको ऐड करके लिख देना और इधर सब्ट्रैक्ट कर देना क्योंकि कितना अमाउंट कम हो रहा है।
तो जो यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री होगा वो यहाँ पे लिख देना। एम का वैल्यू अगेन, क्योंकि एम आपका स्टार्टिंग मटेरियल का वैल्यू, तो आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं होगा तो ए को ही मान लीजिएगा एम का वैल्यू, ठीक है, पर वो अधिकतर क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, हाई लेवल के क्वेश्चन में नहीं गिवन रहता है। और बाकी बी और सी का वैल्यू आपको पता चल जाएगा जब आप इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो। फिर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिससे आप एक्स का वैल्यू निकाल लोगे एंड उसको लेकर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, स्टोइशियोमेट्री का बस ध्यान रखना, स्टोइशियोमेट्री को अकाउंट में लेना, ठीक है। और जब केसी या फिर केपी का इक्वेशन बनाओगे तो पावर में स्टोइशियोमेट्री को डालना मत भूलना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो ऐसे मतलब बड़ा टॉपिक, बट बेसिक इसका यही है, यही बेसिक पे आप कोई भी हार्ड से हार्ड सवाल लगा दोगे, ठीक है, कोई भी हार्ड से हार्ड सवाल बन जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका ली चाटलियर प्रिंसिपल। ली चाटलियर्स प्रिंसिपल। और ये आगे भी आपको, अगर आप केमिस्ट्री परस्यू करोगे जैसे मैं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ली चाटलियर का प्रिंसिपल आ गया। इसमें हमेशा बस ये याद रखना है कि कोई भी जो चेंज हो रहा है, जैसे फिजिक्स में आप लोग का लेंज लॉ हो याद होगा, तो आई थिंक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में था, मुझे याद नहीं। तो ली चाटलियर का जो प्रिंसिपल है उसमें याद रखना है कि एनी चेंज, अलग तरीके से फ्रेम कर देते हैं, इफ एनी चेंज happens, reaction tries to reverse the effect of change। ब्ली चार्लियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि रिएक्शन को बदलाव पसंद नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन को बदलाव पसंद नहीं है तो कोई भी आप चेंज लाने का कोशिश करोगे रिएक्शन में, तो रिएक्शन कोशिश करेगा उस चेंज को अंडू करने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं जो आपका N2O4 वाला था, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं चलिए PCl5 वाला ले लेता हूँ। तो PCl5 आपका टूटता है PCl3 प्लस, किसमें टूटेगा, Cl2 में टूटेगा, अग्री। और Cl2 का किसी से गैस, हाँ चलो एक और रिएक्शन लिख देता हूँ मैं नीचे, H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, ये भी गैस है, ठीक है, सिंपल सा, ठीक है। अब PCl5 है, PCl3 है और PCl2 है। अब PCl5 है, इसका मैं K1 मान लेता हूँ, इसको K2 मान लेता हूँ, ये भी आई थिंक रिवर्सिबल शायद होता है, तो अभी इसको रिवर्सिबल मान के K3 ले लेते हैं, ठीक है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसको लेने में, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बन रहा है। तो PCl5 है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है, K1 है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कितना है, K2 है, सॉरी रेट नहीं है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है, क्योंकि रेट में भी हम लोग K यूज करते हैं और मैं अभी रेट पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, मतलब कॉलेज में अभी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो K1 और K2 हो गया। अब मान लीजिए आपका PCl3 का वैल्यू बढ़ा दिया गया। अभी हो क्या रहा है, जब ये इक्विलिब्रियम पे है, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे होगा ही, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तभी हम लोग इसका स्टडी कर रहे हैं, तो ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पे आ गया है। अब इक्विलिब्रियम पे आ गया है तो क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, वो आपका ये होगा, क्या बोलते हैं, सेम होगा। इक्विलिब्रियम तो वही होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम होता है। तो K1 और K2 आप K1 और K2 का वैल्यूज अलग हो सकता है, पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है, जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट है, वो सेम होगा। सारे मेजरेबल क्वांटिटीज इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाते हैं। मान लीजिए अभी PCl3 का वैल्यू बढ़ा दिया गया, PCl3 का वैल्यू बढ़ा दिया गया, तो अब क्या करना होगा, PCl3 रिएक्शन क्या करेगा, PCl3 का वैल्यू बढ़ा है, उसको कम करना है। अब उसको कम कैसे कर सकते हैं, पीछे जाके, और पीछे जाके क्या करना होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन ज्यादा बैकवर्ड जाने लगेगी। पहले क्या हो रहा था कि रिएक्शन जितना फॉरवर्ड जा रहा था, रिएक्शन उतना ही बैकवर्ड जा रहा था। अगर PCl3 बढ़ गया है तो PCl3 को कम करना पड़ेगा। कम करने का क्या तरीका है, रिएक्शन बैकवर्ड करो, और रिएक्शन बैकवर्ड करोगे तो PCl5 क्या हो जाएगा, ज्यादा बनेगा, अग्री। तो यही आपका ली चाटलियर प्रिंसिपल, कोई भी चेंज होगा उसको अंडू करना है, ठीक है, कोई भी चेंज होगा उसको अंडू करना है। दूसरा देखिए, इसमें वॉल्यूम और प्रेशर का भी सेम चीज आ जाता है कि अगर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इंक्रीज है तो रिएक्शन उधर फेवर होगा जहां पे वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है। मान लीजिए आप मान लीजिए अभी ये स्टैंड अलोन अलग अलग इसको रिएक्शन ले लेते हैं, फिर साथ में इसको देखते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला एक रिएक्शन है जो आपका हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। अब मान लीजिए आपका कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दिया गया। अब इधर देखिए, इधर एक मतलब सारे गैसेस ही हैं, तो इधर अगर आपका देखेंगे तो इधर 1 मोल है गैस का, और इधर प्रोडक्ट साइड में 1 + 1 2 मोल है गैस का। इधर वॉल्यूम ज्यादा है, तो अगर आप कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड ज्यादा बढ़ने लगेगा। वही आप प्रेशर कम कर दोगे तो प्रेशर कम करना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना ही है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो अगेन रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा। तो ये सब इसमें ली चाटलियर में आ जाता है। बेसिक क्या रखना है, कोई भी चेंज होगा उस चेंज को अपोज करना, ठीक है, कोई भी हो तो चेंज को अपोज करना है, इतना ठीक है। अब मान लीजिए दोनों आपका सेम कंटेनर में हो, H2 + Cl2,
ठीक है, H2 + Cl2। तो अगेन सेम हम लोग PCl3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं, PCl3 वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो PCl3 अगर बढ़ा दिए तो हम लोग का रिएक्शन क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये दोनों सेम कंटेनर में हो रहा है, ठीक है। तो PCl3 बढ़ा दिए तो रिएक्शन अपना बैकवर्ड जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है मतलब PCl5 बन रहा है। और अगर PCl5 बन रहा है तो PCl5 बनेगा कैसे, PCl3 + Cl2 बन के, मतलब आपका Cl2 का वैल्यू कम हो रहा है। और अगर Cl2 का वैल्यू कम हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका H2 के लिए जो अवेलेबल Cl2 है वो आपका कम होगा, और H2 के लिए जो अवेलेबल Cl2 है वो कम होगा, तो आपका जो HCl बनेगा वो भी कम होगा। तो आपका PCl3 बदलने से आपका HCl में भी फर्क आएगा। अगर ये दोनों सेम कंटेनर में रिएक्शंस हो रहा है तो अलग अलग साइड रिएक्शंस हो जाएंगे, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक, समझ में आया। तो ये आपको ली चार्टले प्रिंसिपल में याद रखना है। अभी तक आईटी में से सवाल आया नहीं है, बट नीट और जेई में से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, और ये चैप्टर का मतलब सबसे फेवरेट टॉपिक है। मतलब किसी को बनाना है क्वेश्चन इससे तो ली चार्टले से बनाएगा, या फिर आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बनाएगा, और या फिर वो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ऑल्टर करने वाला है उससे बनाएगा। तो ली चार्टले आप लोग को ध्यान में रखना है, सिंपल सा है। कोई भी चेंज होगा तो उसको अपोज करना है, कोई भी चेंज होगा तो उसको अपोज करना है, सिस्टम को नॉर्मल लाने का कोशिश करना है, ठीक है। चलिए, अब अगला आता है, यहीं पे आपका आयनिक इक्विलिब्रियम खत्म होता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। आयनिक इक्विलिब्रियम आता है तो इसमें आपको सारे लॉगरिथम के वैल्यूज याद होने चाहिए, ठीक है। तो लॉग 2 पता ही होगा आपको, 0.3 होता है, ठीक है। लॉग 3 कितना होता है, 0.4771 होता है, जिसको आप 48 मान सकते हो। लॉग 4 आपका लॉग 2 का स्क्वायर से आ जाएगा। लॉग 5 आपका लॉग 10 माइनस log 10/2 से आ जाएगा। लॉग 6 आपका log 3/2 से आ जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आप log 2 और log 3 और एक log 7 का वैल्यू याद रखोगे, ठीक है, तो आप उसके बेसिस पे लॉगरिथम का एटलीस्ट 10 तक वैल्यूज याद रख लोगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि अगर आपको कुछ भयानक से लॉग का वैल्यू आ गया, जैसे मान लीजिए आपको आ गया लॉग, कितना ले लेते हैं, 19 निकालने आ गया, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन में आ गया आपको लॉग 19 निकालना है, तो आप लॉग 19 को क्या कर सकते हो, आप लॉग 19 को ये लिख सकते हो क्या, 1.9 × 10, ये आपका लॉग 19 होता है। तो ये भी 19 ही, सॉरी, ये भी 19 ही होगा ना। तो इसको आप क्या लिख दोगे, लॉग 10 प्लस लॉग 1.9, ठीक है। लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, और जो लॉग 1.9 होगा आपका वो किसके करीब है, 1.9 आपका 2 के करीब है। तो लॉग 2 आपका कितना होता है, 0.3 होता है, मतलब 0.3010 होता है। तो जो लॉग आपका 1.9 होगा वो लेट से आपका 0.29 होगा, आपका अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर 1.29 हो जाएगा, समझ में आया। तो ऐसे आप कुछ भी जो सवाल पूछा जाएगा आप उसको ऐसे इस टर्म्स में लिख सकते हो एंड अप्रोक्सीमेटिक आंसर ला सकते हो। ये तो कैलकुलेटर रहेगा ही आपके पास, तो आप उसको यूज कर सकते हो। कैलकुलेटर में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर ये सब छोटे छोटे वैल्यूज आपको याद रहेगा तो आप उसके बेसिस पे आराम से निकाल सकते हो। और हाँ, मैं यहाँ पे एक और बात बताना भूल गया, जगह है क्या, यहीं पे लिख देता हूँ। अगर एक और यहाँ पे एक रिएक्शन कोशेंट वाला टर्म डिफाइन होता है, तो रिएक्शन कोशेंट बताता है कि आपका रिएक्शन कितना प्रोसीड किया है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही बता देता हूँ, ठीक है। रिएक्शन कोशेंट वो बताना भूल गया था, ठीक है। तो रिएक्शन कोएफिशिएंट बताता है कि आपका रिएक्शन कैसे कितना प्रोसीड होता है और वो क्यू से हुआ है। अब इसका यूटिलिटी क्या होता है, क्यू के। तो अगर आपका जो क्यू का के का वैल्यू है वो क्यू से ज्यादा है तो फॉरवर्ड, तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जा रहा है, ठीक है। सॉरी, अगर आपका क्यू का वैल्यू के से कम है तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। तो लिख देता हूं, इफ क्यू लेस देन के, फॉरवर्ड, ठीक है। इफ क्यू इक्वल टू के, ये आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम पे। और इफ क्यू ग्रेटर देन के, तो ये आ जाएगा आपका क्यू लेस देन के, हाँ, क्यू ग्रेटर देन के देन बैकवर्ड, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है। रिएक्शन क्वेश्चन बताता है कि मतलब रिएक्शन क्वेश्चन एसेंशियली होता है क्या है, जो हम लोग के निकालते हैं, के जो हम लोग निकालते हैं वो सी की पावर सी डी की पावर डी करते हैं, तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, तो उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। क्यू होता है कि आप कोई भी टाइम पे उसको निकाल रहे हो, इक्विलिब्रियम के टाइम पे नहीं निकाल रहे हो। तो क्यू का जो वैल्यू होता है उसके बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हो कि आपका रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है कि बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। इधर आप ये याद रख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्यू का वैल्यू लिखना, और के अगर ज्यादा है तो के को इधर लिख देना, ऐसे कर दो फॉरवर्ड जा रहा है। अगर के अगर छोटा है तो ऐसे कर दो, रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, सिंपल। हम्म, ओके। तो ये लॉग वाला मैंने आपको बता दिया, लॉग वाला वैल्यूज कैसे निकालते हैं।
पीएच का फॉर्मूला आई मीन पता ही होगा आपको, माइनस लॉग एच प्लस। तो ये याद रखना है कि पीएच आपका माइनस लॉग एच प्लस होता है, माइनस साइन जरूर से जरूर याद रखना। जो पी ओ एच होता है वो आपका माइनस लॉग ओ एच माइनस साइन होता है, ये याद रखना है। पी एच प्लस पी ओ एच कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे 14, और जो पी एच प्लस पी ओ एच होता है वो आपका होता है 12 एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। याद रखना पी ओ एच गिवन है तो वो पी ओ एच को ही मतलब ओ एच माइनस के टर्म्स में लिखा जाएगा, ठीक है। ओके, पी एच स्केल याद है, अगर पी एच लेस है तो एसिडिक नेचर हाई होगा, एसिडिक नेचर हाई होगा, ठीक है। पीएच ज्यादा है तो बेसिक नेचर हाई होगा, बेसिक नेचर हाई होगा, ठीक है। ऑल्सो जो पीएच प्लस पीओएच जो आपका 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जिसका सम 25 होता है, इसमें जो वाटर का पीएच होता है जिसको हम लोग न्यूट्रल मानते हैं वो 7 होता है, इस वाले केस में 6 होता है, ठीक है। तो न्यूट्रल इज एट क्या बोलते हैं 7, एंड यहाँ पे आपका जो न्यूट्रल होगा वो 6 पे होगा, ठीक है, इस केस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पीएच ज्यादा होगा तो बेसिक नेचर ज्यादा होगा, पीएच कम होगा तो एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। पीओएच के लिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, अगर पीओएच कम है तो बेसिक नेचर ज्यादा है, और पीओएच ज्यादा है तो एसिडिक नेचर कम है, ठीक है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक। मतलब एक मिनट, शायद उल्टा बोल दिया मैं, ठीक है। अगर आपका पीओएच ज्यादा है, ठीक है, मतलब आपका पीएच कम होगा, एंड पीएच अगर कम होगा तो एसिडिक, ठीक है। और अगर आपका पीओएच कम है मतलब पीएच ज्यादा है, और अगर पीएच ज्यादा है मतलब बेसिक। हाँ ये बेटर है, ये क्लियर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। चलिए, इसके बाद फिर आ जाता है आपको इक्विवेलेंट्स निकालना जरूरी है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है आपका, मोलर वेट या मोलर मास। वेट और मास केमिस्ट्री में सेम होते हैं, फिजिक्स में नहीं होते। मोलर मास बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर निकालने का मैंने बहुत सारा तरीका बताया था अपने वीडियो में, तो वो याद रखना है आपको कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एन फैक्टर को वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, तो नाम को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये वैलेंट वेट निकालने आना चाहिए। मतलब जो आयनिक में तो मोस्टली हम लोग 4 स्पीशीज से रिलेट करेंगे, तो Na प्लस मतलब जैसे Na प्लस हो गया तो इसका जो हो जाएगा, इसका मोलर मास, सोडियम का मास 23 होता है बाई 1। इसका 4 स्पीशीज का जो होता है चार्ज वही उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। तो क्लोराइड का ले लोगे तो Cl माइनस होता है, तो उसका 35.5/1 आ जाएगा। H2 माइनस ले लोगे तो सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, तो 32/2 16 आ जाएगा। तो 4 स्पीशीज का जो एन फैक्टर होता है वो उसका चार्ज होता है। जो सॉल्ट होता है उसका टोटल पॉजिटिव या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि Na2SO4, इसमें जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो 2 है। एक सोडियम पे Na प्लस होगा, टोटल 2 सोडियम तो टोटल +2 है। या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज देखोगे तो सल्फेट का चार्ज SO4 2 माइनस होता है, तो 2 माइनस है। इसका आप मास निकालोगे डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे, ऐसे होता है। तो ये आपको निकालने आना चाहिए कि वैलेंट रेट कैसे निकालता है, ठीक है। फिर आता है इस चैप्टर का अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आता है आपका ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। ऑसवाल्ड का डाइल्यूशन लॉ, अगेन मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर रहा हूँ। अगर आपको आराम से फुर्सत से पढ़ना है, आई गेस अभी तक तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, हमारे डेडिकेटेड ऐप में जाके आप इससे पढ़ सकते हैं। मैंने डेडिकेटेड पूरा अच्छा से धीरे धीरे करके टाइम देके अच्छा से समझाया है। आपका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। केवल वीक एसिड या वीक बेस के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। वीक एसिड और वीक बेस वो एसिड और बेसिस होते हैं जो कि 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं, उनका कुछ परसेंट ही डिसोसिएट होता है, ठीक है। 100% डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो अल्फा जो होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v हो जाएगा। सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √c, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √v हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ का अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√c, is inversely proportional to हाँ is directly proportional to 1/√c, is directly proportional to √v। मतलब वॉल्यूम बढ़ाने पे आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है, किसके लिए, ओनली फॉर वीक एसिड स्लैश बेस। अगेन इससे कुछ कुछ फॉर्मूलाज आते हैं, तो आप अगेन आप लोग उसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो आते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता है आपका सॉल्ट, और सॉल्ट का आपका आता है हाइड्रोलिसिस।
जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था, मैंने एक आराम से एक अच्छा सा यूट्यूब का वीडियो इसमें मतलब अपलोडेड है प्रेफराइजर के यूट्यूब चैनल पे। उसमें मैंने अच्छा से एक टेबल बनाया हुआ है इसको याद रखने के लिए, तो जाके उससे देखिएगा, वहां से टेबल आपको आराम से याद हो जाएगा, और फिर हाइड्रोलिसिस को लेकर कोई भी सवाल होगा वो आपसे आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। तो जाइएगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का बोला वीडियो देखिएगा, ज्यादा नहीं है, 5 मिनट बड़ा ही है, मैंने टेबल याद कैसे करना पूरा समझाया है, वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रेफर टू यूट्यूब वीडियो। अगला आता है सॉल्ट। तो पहली बात, एक और बात बता देता हूँ कि कोई भी मतलब सॉल्ट का तो बता दिया, कोई भी अगर H प्लस मतलब जैसे क्या, कैसे फिर इसके, हाँ, मान लीजिए आपका एक एसिड है, कौन सा एसिड है, H3PO4। ठीक है, ये आपका एसिड है। एसिड होता क्या है, एसिड वो होता है जो कि अपना H प्लस देता है। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो ये फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस कितना बॉन्ड बना सकता है आपको पता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 बॉन्ड भी बना सकता है इनऑर्गेनिक में। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। ठीक है, ऐसा बनाना है कि इसका सारा जो वैलेंसीज है सबके सेटिस्फाइड हो। ठीक है, तो H3PO4 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 हाइड्रोजन है। तीनों हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाए, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड बनाता है, तो एक दो, एक दो, एक दो, और इधर दो। ठीक है, फॉस्फोरस आपका 5 बॉन्ड भी बना सकता है, 3 बॉन्ड भी बना सकता है। PCl3 में 3 बनाता है, PCl5 में 4, PCl5 में आपका 5 बनाता है, POCl3 में भी 5 बनाता है। यहाँ पे कितना बनाया, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप लोग इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहता है कि ये आपका कितना H प्लस दे सकता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि एसिड अपना वही H प्लस दे सकता है जो आपका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। क्यों, क्योंकि यही मतलब जो इसका आपको पता है ना, ये आपका ट्राई बेसिक एसिड होता है, मतलब ये आपका 3H प्लस देता है। ठीक है, ये आपका 3H प्लस देता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, तो ये 3H इसलिए दे सकता है क्योंकि यहाँ पे जो इसका H है, ये H दे सकता है, ये H दे सकता है, और ये H दे सकता है। समझ में आया, दिस H एंड दिस H, ये तीनों H अपना दे सकता है। क्लियर है, तो ये आपका ये एच दे सकता है, ये एच दे सकता है, और ये एच दे सकता है, यही तीनों एच ये दे सकता है। तो इसलिए ये अपना तीनों एच देगा, और यहाँ पे O माइनस बनेगा, एक और O माइनस बनेगा, यहाँ पे एक और O माइनस बनेगा। तो फिर आपका PO4 3 माइनस बनता है वैसे ही। ठीक है, सारे H प्लस निकलते हैं। तो याद रखना कि एसिड अगर कोई भी अपना H देगा तो वही H देगा जो कि उसका O से जुड़ा हुआ होगा। तो इसका जो 3H प्लस, इसका मतलब ये 3H प्लस दे सकता है, इसका जो N फैक्टर होगा वो उसका 3 होगा। वही उसके जगह हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं, H3PO किसका, 3 का, H3PO3 का लेते हैं। वो आपका फॉस्फोरिक एसिड होता है, ये आपका फॉस्फोरस एसिड हुआ। अगेन स्ट्रक्चर बनाते हैं, P डबल बॉन्ड O, इधर H, इधर OH, इधर OH। क्लियर, फिर से देखते हैं बैलेंस सेटिस्फाइड है, हाँ, हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाया, 3H है, 1 2 3H है। ऑक्सीजन कितना है, 3 है, 1 2 3, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, और फॉस्फोरस आपका डबल बॉन्ड O, OH, OH, 1 2 3 4 5 बॉन्ड बनाया, स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये कितना अपना H प्लस दे सकता है, ये H नहीं दे सकता है क्योंकि ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। ऑल्सो अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पसंद मतलब पसंद करते हो, तो यहाँ पे देखिए अगर O माइनस बनेगा तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक और यहाँ पे O माइनस बनेगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल चीज है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये H प्लस लूज करना चाहता है, इसलिए H प्लस लूज करके ये एसिड जैसा बिहेव करता है। और यहाँ पे दिस H कैन नॉट बी, कैन नॉट बी डोनेटेड, हाँ लिख देते हैं, कैन नॉट बी डोनेटेड। तो ये H नहीं दे सकता है, बट ये H और ये H दे सकता है, तो इसलिए इसका जो N फैक्टर होगा वो होगा आपका 2, और इसको हम लोग डाइबेसिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, डाइबेसिक एसिड बोलेंगे क्योंकि 2H प्लस ही दे सकता है। तो यहाँ पे भले H3 लिखा हुआ है पर ये 2 ही दे सकता है, तो ये आपको अगेन ध्यान में रखना है, जरूरी नहीं कि जितना H प्रेजेंट है उतना ही H देगा। टिपिकल एग्जाम्पल आप लोग एसिटिक एसिड का भी देख ही लिए होगे, CH3COOH, पता ही है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली दिमाग में बना होता है कि जितना H है सारा दे देगा, क्योंकि H2SO4 में भी तो वही होता है ना, 2H है दोनों दे देता है, HCl में भी वही होता है, HNO3 में भी वही होता है। तो आपको सबका स्ट्रक्चर्स बनाना होगा, स्ट्रक्चर में भी आप जब बनाओगे तो आप देखोगे कि वही H दे पाता है वो जो उसका ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O OH, है ना, ये H जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, कॉन्जुगेटेड स्पीशीज बनेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल, तो ये केवल ये H देता है, ये H नहीं देता है वो। ये H एक बेस आके उठा के इनोलेट बना सकता है, बट वो ऑर्गेनिक का पार्ट है। सिमिलरली HCl का वही केस है, H2SO4 और HNO3 का भी वही केस है। अब बोलोगे HCl में तो ऑक्सीजन नहीं है,
तो HCl बॉन्ड काफी ज्यादा वीक होता है, तो इसलिए ये बॉन्ड टूट जाता है। बाकी ये दोनों में वही कंसेप्ट आपका लगेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। ये आपको बता दिया। ओके। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आप लोग वीडियो देख लेंगे। अब अगला जो इसमें जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मिक्सिंग का। ठीक है, मिक्सिंग का। तो अगर आप एसिड स्लैश बेस को डाइल्यूट कर रहे हो, आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, N1V1 इक्वल्स N2V2। यहाँ पे हर जगह नॉर्मेलिटी यूज करना। आपका नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी जो होता है, जो आपका नॉर्मेलिटी होता है वो होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, जिसको आप एन फैक्टर भी बोल सकते हैं। दोनों सेम चीज है, दोनों से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो N1V1 इक्वल्स N2V2। N1 पहले का कॉन्सेंट्रेशन, N2 जो नया आएगा, V1 पहले का वॉल्यूम और V2 बाद का आएगा। तो ये एसिड बेस का डाइल्यूट करते हैं। डाइल्यूट कैसे करते हैं, पानी से करते हैं। और हमेशा एक और पे चीज याद रखिएगा कि हम लोग एसिड या बेस को पानी में डालते हैं, पानी को एसिड एंड बेस को नहीं में नहीं डालते हैं। तो एसिड स्लैश बेस एडेड ड्रॉप वाइज टू वाटर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट याद रखना है। इसको लेके मैं 7 8 में बहुत कंफ्यूज होता था और बहुत बार ओलंपियाड के क्वेश्चन गलत किया हूँ। ठीक है, तो मिक्सिंग का ये चीज याद रखना है। इसको मिक्सिंग की जगह डाइल्यूशन लिख देता हूँ, डाइल्यूट कर देना, मिक्सिंग अच्छा नहीं रहेगा लेकिन डाइल्यूट। चलिए, ओके। अगला फिर आता है आपका मिक्सिंग। ये प्रॉपर मिक्सिंग रहेगा। ठीक है, मिक्सिंग के केस में आ जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड स्लैश, सॉरी, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। इसमें आपको क्या करना है, दोनों के केस में N1V1 प्लस N2V2 गिव्स N3V3। तो ये आपको यूज करना है। एसेंशियली हम लोग कर क्या रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कंजर्व कर रहे हैं एसिड और बेस दोनों के। ठीक है, तो एसिड, दो एसिड को मिक्स करोगे तो पहले का N1 है, दूसरे का N2 है, तो टोटल आपका N3 आ जाएगा और ये आपका N3V3 आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपका मिक्सिंग का आता है, इसमें आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तब क्या होगा, इसका होगा आपका N1V1 इक्वल्स, सॉरी, माइनस N2V2 जो आपका N3V3 ये होगा। अब यहाँ पे जो माइनस है, मतलब माइनस तो समझ में आ रहा है क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और फिर एक सॉल्ट और वाटर बनेंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस था। एसेंशियली यहाँ पे H प्लस और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ऐड करने से दोनों का H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन एड अप हो रहा था, इस केस में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन एड अप हो रहा था, पर यहाँ पे कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कम होगा इसलिए माइनस है। अब जिसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है उसके हिसाब से आपका जो फाइनल का जो पीएच होगा वो डिसाइड होगा। ठीक है, तो अगर बेस ज्यादा है तो आपका N1V1 बेस का होगा और N2V2 एसिड का होगा। अगर एसिड ज्यादा है, ज्यादा मतलब ग्राम इक्विवेलेंट किसका ज्यादा है, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है उसी के हिसाब से आपका जो फाइनल जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा कि बेसिक बनेगा वो आपको पता चलेगा। ठीक है, ओके। ये आ जाता है। दूसरे फिर आपका वीक एसिड स्लैश स्ट्रॉन्ग बेस का भी आता है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का भी आता है। ठीक है, वीक एसिड का आप सॉल्ट डाइल्यूशन लॉ से भी सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला आपका आता है हाइड्रोलिसिस वाला इक्वेशन, इसमें यूज होता है। ठीक है, तो आपका वीक एसिड वीक बेस का जो सॉल्ट, सॉरी, वीक एसिड वीक बेस का अलग अलग इंटरमीडिएट का जो सॉल्ट बनता है वो इसमें यूज होता है। तो ये अगेन आप लोग हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो से देख लीजिएगा, वहां पर मैंने इसको आराम से समझा दिया। ठीक है, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है तो इसलिए मैं इसको भी यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ और इस पे सवाल बनने का चांस कम है। ठीक है, सवाल बनने का चांस कम है। मेन आपको डाइल्यूशन वाला चीज याद रखना है और ये स्ट्रॉन्ग और ये सेकंड वाला स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सिंग, ये वाला ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, इससे सवाल बनने का बहुत कम चांस है। अगेन मैंने हाइड्रोलिसिस वाली वीडियो में बताया तो आप इसको वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है आपका बफर। तो बफर सोलिबिलिटी के बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पीएच और पीओएच भी निकालना आना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको जो फॉर्मूला याद रखना है, दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। दोनों के डेफिनेशन से याद रखने हैं। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूला याद रखना है इसमें, वो याद रखना है कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका होता है के ए इंटू एसिड, के ए इंटू एसिड बाई कितना हो जाएगा, सॉल्ट, या फिर ये हो जाएगा के ए इंटू एसिड बाई सॉल्ट की जगह क्या, कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। समझ में आ गया? ठीक है,
तो ये एसिडिक बफर का फॉर्मूला होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। अगर ये आपको पता है, H प्लस पता है, तो आप साइन यहाँ पे अगर माइनस H प्लस लगा दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के ए रहेगा ही। और यहाँ पे अगर करके दिखा देता हूँ, बेटर रहेगा। तो ये एसिडिक बफर के लिए आपको ये याद रखना कि H प्लस का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो आपका एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बाई उसके सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन की जगह अगर आपको कॉन्जुगेटेड बेस गिवन है तो उसका होगा। यहाँ तक ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है बेसिक बफर के लिए। यहाँ पे OH माइनस आ जाएगा, यहाँ पे Kb आ जाएगा, इंटू बेस आ जाएगा डिवाइडेड बाई सॉल्ट, या फिर इंटू इज इक्वल टू Kb इंटू बेस बाय कॉन्जुगेट एसिड आ जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों तरफ H प्लस मल्टीप्लाई करके लॉग ले लोगे, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस, ठीक है, दोनों तरफ आपने नेगेटिव मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस लॉग H प्लस कितना हो जाएगा आपका, माइनस लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, के ए, माइनस लेना है, माइनस लगा दो, के ए इंटू कितना हो जाएगा आपका एसिड बाई सॉल्ट, यहाँ पे ए बाई एस लिख दे रहा, ठीक है, वही एसिड बाई सॉल्ट है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका पीएच हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए, और लॉग का फॉर्म मतलब प्रॉपर्टी याद होगा कि मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऐड हो जाता है, प्लस माइनस लॉग ए बाई एस, कितना हो जाएगा ए बाई एस। तो अब ये हो जाएगा पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग के कितना होता है आपका पी के होता है, और इसको मैं लिख दूंगा माइनस लॉग को लिख दूंगा प्लस लॉग कितना हो जाएगा एस बाई ए, ठीक है, माइनस को इधर भेज दिया तो पावर -1 हो जाएगा, तो ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऊपर आपका सॉल्ट होगा या फिर कॉन्जुगेट बेस और नीचे एसिड होगा। अगेन ये वाली आपको फॉर्मूला, सॉरी ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर वही आपका बेसिक बफर होता तो पी ओ एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग एस बाई बी हो जाता, या फिर कॉन्जुगेट एसिड बाई बेस हो जाता। तो ये आपको याद रखनी है और ये आपको याद रखनी है, आप सारा बफर का सवाल सॉल्व कर लोगे। बफर का डेफिनेशन याद रखना है, बफर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो याद रखना है। फिर आता है लास्ट में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सोल्यूबिलिटी, जो कि काफी बड़ा है। तो इसमें दो की चीज आपको याद रखनी है। एक आपको केएसपी का फॉर्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है, बहुत लोग रटते हैं इसको। मैं आपको एक आराम से फॉर्मूला बता दूं जिसमें आपको केएसपी का अलग अलग केसेस का फॉर्मूला नहीं याद रखना पड़ेगा। जैसे ए बी टाइप का आप लोग अलग याद रखते हो, फिर A2B का अलग याद रखते हो, A3B का अलग याद रखते हो, ठीक है, A4B का अलग याद रखते हो। मैं ऐसा कुछ बता दे रहा हूँ जिससे आपको इसमें से किसी का भी याद नहीं रखना है, ठीक है, जनरल वाला बता दे रहा हूँ। आप चाहो तो इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। तो फॉर ए एक्स बी वाई, ठीक है, फॉर ए एक्स बी वाई टाइप का अगर सॉल्ट है उसका सोल्यूबिलिटी बताना है, उसका जो के एस पी होगा, जो इसका के एस पी होगा वो आपका एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, और एस की पावर एक्स प्लस वाई होगा। कैसे, मान लीजिए आपका NaCl है, ठीक है, तो इसका जो होगा के एस पी का जो हम इक्वेशन लिखेंगे तो वो हो जाएगा 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, एस की पावर 1 + 1, ये आपका स्क्वायर आ जाएगा। वही आपका MgCl2 ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो उसके लिए कितना हो जाएगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, एस की पावर 1 + 2, ये आपका 4s³ आ जाएगा। जो हम मुझे पता है आपको ये वाला वैल्यूज याद होंगी, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, आप यहीं से सीधे इसको निकाल सकते हो, सीधे इससे निकाल सकते हो। तो ये आपको केएसपी वाला चीज याद रहना चाहिए ताकि आप इसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक, समझ में आ गया, सिंपल सा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और भी इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं, बट सारे सवाल का बेसिस यही होता है, कॉन्सेंट्रेशन गिवन रहेगा, अब सोलिबिलिटी आपको गिवन रहेगा कि कितना डिजॉल्व किया, आपको केएसपी निकालने पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के आपको केएसपी निकालना पड़ता है। अगर एसिड होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एच की जगह H प्लस दिया हुआ होगा, या फिर पीएच दिया हुआ होगा, उससे आपको H प्लस निकालना होगा, फिर एस आएगा, फिर केएसपी आएगा। तो अगेन वही बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आप कोई भी सवाल लगा लोगे, ठीक है, ये वाला चीज आपको ध्यान से याद रखना है। और फिर आपका इसका जो लास्ट चीज आता है वो आता है आईपी, जो कि आपका आयनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट ये बताता है आपका, जैसे आपका रिएक्शन क्वेश्चन था वैसा ही कुछ है, तो ये बताता है कि आपका जो सोल्यूशन है उसका स्टेट क्या है। तो अगर आईपी आपका केएसपी से छोटा है, केएसपी है क्या आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर आपका जो आईपी है, आईपी अगेन हम लोग कोई भी टाइम पे डिफाइन करते हैं, केएसपी हम लोग इक्विलिब्रियम के टाइम पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका जो सॉल्यूट का पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट का पार्टिकल्स है, दोनों इक्विलिब्रियम में, दोनों का मेजरेबल, दोनों का जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो गया है, ठीक है, जो उसका जितना रेट से डिजोल्व हो रहा है और जितना रेट से अनडिजोल्व हो रहा है उसका रेट सेम है, उस मोमेंट पे हम लोग केएसपी डिफाइन करते हैं। आईपी हम लोग कभी भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम रिएक्शन कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम, सॉरी, रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो चीज था, सेम चीज,
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग इक्विलिब्रियम पे डिफाइन करते थे और रिएक्शन कांस्टेंट हम लोग कोई भी टाइम पे डिफाइन कर देते थे, तो सेम उसी के बेसिस पे ये है। तो आईपी लेस देन केएसपी होगा, तो इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन है वो आपका अनसैचुरेटेड, ठीक है, वो आपका अनसैचुरेटेड है, मतलब ये और सैचुरेट हो सकता है, इसका आयनिक प्रोडक्ट कम है ना केएसपी से, मतलब अभी तक पूरा भरा नहीं है, दिस सोल्यूशन कैन टेक मोर्स ऑफ दिस सॉल्ट, या सॉल्ट या मतलब आप जो भी चीज डिजोल्व कर रहे हो वो, अगर आईपी आपका केएसपी के बराबर है, आईपी अगर आपका केएसपी के बराबर है, तो आपका जो सोल्यूशन है वो आपका सैचुरेट हो चुका है, ठीक है, सैचुरेट हो चुका है। और अगर आईपी आपका ग्रेटर देन केएसपी है, तो आप इसको सुपर सैचुरेट कर चुके हो, ठीक है, सुपर सैचुरेट कर चुके हो। आईपी ग्रेटर देन केएसपी का मतलब सुपर सैचुरेट कर चुके हैं। सुपर सैचुरेट करने का क्या तरीका होता है, आप सॉल्वेंट को हीट कर दोगे, हीट करने से सोलिबिलिटी बढ़ती है, किसकी बढ़ती है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की बढ़ती है। गैसेस का सोलिबिलिटी कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने पे, हेनरी का लॉ वही कहता है, हेनरीज लॉ वही कहता है, ठीक है। आईपी ग्रेटर देन केएसपी होगी तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल्स बीच में थोड़े से गैप्स बढ़ेंगे, तो आपका जो डिजोल्व हो रहा है सोलिबिलिटी बढ़ जाता है, तो ये आपका सुपर सैचुरेटेड होगा। तो ये आप पानी की प्रोडक्ट में ये एक और चीज याद रखना है, और जो मैंने आपको केएसपी का जो फॉर्मूला बोला वो आपको अच्छा से ध्यान में रखना है। इस सोलिबिलिटी प्रोडक्ट को बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं, दो चीज जो अफेक्ट करती हैं जो मतलब उतना ऑब्वियस नहीं है, तो वो है आपका कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, और एक आपका ऑड आयन इफेक्ट है। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि इसमें आई थिंक नीट से सवाल, नीट में बहुत सवाल आए हैं, आईआईटी में तो अभी तक इससे केवल 4 सवाल आए, जिसमें से मैं 3 डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट से क्या होता है, रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाता है, ठीक है, रिएक्शन आपका बैकवर्ड जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे HCl को आप डिजोल्व किए पानी में, ठीक है, तो ये आपका देगा H प्लस प्लस Cl माइनस, अगेन ली चैटलेट पे बेस्ड है, तो एक तरीके से चलिए हम लोग ली चैटलेट फिर से देख लेते हैं। और HBr के कारण क्या हो गया, H प्लस प्लस Br माइनस, ठीक है। अब ये रिएक्शन अपना चल रहा है, ये रिएक्शन अपना चल रहा है, पर देखिए HCl था वो अपना टूट के H प्लस और Cl माइनस और अपना इक्विलिब्रियम में रहा। अब जैसे ही HBr ऐड किए तो H प्लस बढ़ गया, और सॉरी HBr डाले तो HBr का H प्लस टूटा और Br माइनस टूटा, यहाँ तक ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये जो H प्लस है, ये जो H प्लस है, क्या दोनों H प्लस में कोई अंतर है, हाँ उसका सोर्स में अंतर है, पर दोनों तो एसेंशियली H प्लस ही है ना। तो ये H प्लस के मतलब ये H प्लस के आने के कारण क्या हुआ, ये वाला H प्लस बढ़ गया, इस रिएक्शन को लगेगा कि अरे भाई H प्लस मेरा बढ़ रहा है। अब ये रिएक्शन को लगा कि H प्लस मेरा बढ़ रहा है, तो H प्लस का इफेक्ट हमको अंडू करना है, और H प्लस का इफेक्ट अंडू करने के लिए क्या करना होगा, हमको H प्लस कम करना होगा, और कम करने के लिए क्या होगा, आपका रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो आपका रिएक्शन होता है वो आपका बैकवर्ड जाने लगता है। वही वही पे जो आपका ऑड आयन इफेक्ट है, ऑड आयन इफेक्ट है, ठीक है, उसमें क्या होगा, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है, रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा। रिएक्शन आपका फॉरवर्ड जाएगा। अगेन इस एग्जांपल से ले लेते हैं, NaOH गया आपका पानी में टूटा, Na प्लस प्लस OH माइनस, और आपका HCl को तोड़ दिया, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, ऑब्वियसली NaCl बनता है और H2O बनता है। अभी के लिए हम लोग इसको अलग अलग लिख रहे हैं। अब देखिए ये OH माइनस और H प्लस मिलके क्या बनाएंगे, पानी बनाएंगे। Cl माइनस और Na प्लस क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे, ठीक है, NaCl बनाएंगे। अब H प्लस और OH माइनस बनने से क्या होगा, इस रिएक्शन वाले सिस्टम को क्या लगेगा, अरे भाई मेरा OH माइनस कम हो रहा है, मेरा OH माइनस कम हो रहा है, हमको क्या करना होगा, OH माइनस बढ़ाना पड़ेगा। OH माइनस बढ़ाने का क्या तरीका है कि रिएक्शन को फॉरवर्ड करो, और रिएक्शन को फॉरवर्ड करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, NaOH और ज्यादा सोल्यूबलाइज होगा, Na प्लस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, OH माइनस बढ़ेगा पर H प्लस को खा जाएगा। सिमिलरली इस रिएक्शन में भी वही चीज होगा, ये भी रिएक्शन आपकी फॉरवर्ड जाने लगेगी, ठीक है, तो रिएक्शन आपको फॉरवर्ड जाने लगेगी। और इस वाले केस में HBr का भी रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगा, क्योंकि HBr वाले सिस्टम को भी लगेगा कि उसका H प्लस बढ़ चुका है। बाद में अगेन एक नया इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट चेंजेस आएंगी, जैसे ऐड करोगे रिएक्शन उस मोमेंट पे चेंज होगा, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण बैकवर्ड जाएगा और ऑड आयन इफेक्ट के कारण फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, मैंने फटफट से गो थ्रू कर दिया। अगर आपको अच्छा से इसको डिसेंटली, अच्छा से मतलब डिसेंटली तो अभी बताया, अच्छा से अगर आपको स्लोली पढ़ना है तो हमारे ऐप में डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर्स मैंने इसमें बनाए हैं, आराम से आराम से आप लोग इसको अच्छा से धीरे से समझ सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा। अब हम लोग PYQs की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, IIT के PYQs है, अगेन 3 सवाल है तो उसी के थ्रू हम लोग जाते हैं। पहला सवाल, इन एन aqueous solution the hydronium ion gets further hydrated to give which of the following species, ठीक है। अब हाइड्रोनियम आयन है क्या आपका H3O है पॉजिटिव,
इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं। यहाँ पे आपका हर जगह पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके। तो ये आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है। अब होता क्या है कि जो हाइड्रोनियम आयन है वो आपका क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। अब आपको पता है वाटर का, इनऑर्गेनिक में पढ़े होगे, तो वाटर जो होता है, स्पेशली जो सॉलिड वाटर दैट इज आइस होता है, वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और जब केज लाइक स्ट्रक्चर में होता है तो वो क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। कैसे कोऑर्डिनेट करता है, तो आपने देखा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बनाता है, और फिर वो जाके अपने आसपास के वाटर मॉलिक्यूल से क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और फिर बीच में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, बीच में एक केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है। तो अगर आप लोग इनऑर्गेनिक में देखे होंगे तो उसका एक अच्छा सा केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है आइस का, जो कि ऑर्डर्ड होता है। और हर हाइड्रोजन होता है वो तीन और से नहीं, तीन और नहीं, चार और से कनेक्टेड होता है। चार और से कनेक्टेड होता है, बट वो जो होता है वो आइस के बारे में होता है। ठीक है, आइस के बारे में होता है। आइस के बारे में होता है। इस केस में क्या होता है कि जो हाइड्रोनियम आयन है, क्योंकि वो पहली बात आपका लिक्विड स्टेट में है, तो वो कोऑर्डिनेट करता है, पर वो तीन के साथ ही कोऑर्डिनेट कर पाता है। जो H3O प्लस होता है वो आपका तीन H2O के साथ कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से, इस फैशन में आपका जो H3O प्लस होता है वो तीन H2 के साथ कोऑर्डिनेट करता है। एंड जो फाइनली हमारे पास बनता है, 3 2 6 प्लस 3 9, H9 बनता है, और O आपका 4 बनता है और पॉजिटिव बनता है, वो इस स्पीशीज में एग्जिस्ट करता है। इसका जो आंसर होगा ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगेन ये कोई स्पेसिफिक टॉपिक से बिलोंग नहीं करता है, मतलब ये केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों के एक तरीके से देखेंगे तो दोनों का कोई भी स्पीशीज नहीं है। तो अगर आपको इनऑर्गेनिक का ये केज लाइक वाला स्ट्रक्चर पता होगा, एंड उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन को चार तो बनाना है, पर वो चार आइस के साथ बनाता है। तो वाटर के साथ बनाएगा तो कुछ तो कम बनाएगा ना, एंड कुछ कम जो बनाता है वो आपका तीन के साथ बनाता है, और H3O पॉजिटिव डॉट 3H2O बनता है, जो कि आपका H9O4 पॉजिटिव हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। सेकंड पीवाईक्यू जो आपका आता है, काफी इजी सवाल है, उतना दिमाग नहीं लगाना हमको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो हेटेरोजेनस का क्या मतलब होता है, हेटेरो वर्ड का ही क्या मतलब होता है, टू डिफरेंट, टू डिफरेंट। ठीक है। और होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब सेम, टू सेम। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, तो नॉट को गौर से देखना है, इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल जिसमें हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम नहीं हो रहा हो। तो अगर हेटेरोजेनस हो रहा होगा तो क्या होगा, दो अलग अलग फेज डिफरेंस रहेगा और उसमें इक्विलिब्रियम होगा। देखिए हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में केस क्या हुआ, हेटेरोजेनस रिएक्शन भी होती है, उसमें क्या होता है, जो स्टेट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे NH3 प्लस Cl2, नहीं Cl2 नहीं होगा, NH3 प्लस HCl, ये आपका देता है NH4Cl। ठीक है, तो ये क्लासिक चीज आप लोग पढ़े होंगे। ये भी गैस है, ये भी गैस है, पर ये आपका सॉलिड होता है। तो ये आपका एक हेटेरोजेनस रिएक्शन है। कंपेयर टू H2 प्लस O2 गिव्स H2O गैस, गैस लिखा हूं। ये आपका होमोजेनियस रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सारे स्पीशीज है सारे आपके गैसियस है। तो दिस इज होमो, अलग पेज है ना मेरे पास, अलग पेज में लिख देता हूँ। ठीक है, तो होमोजेनस, होमोजेनस रिएक्शन, इसका एग्जांपल हो जाएगा H2 प्लस O2 गिव्स H2 गैशियस। लिक्विड लिख दूंगा तो फिर हेटेरोजेनस हो जाएगा। तो सारे जो आपके स्पीशीज है वो सारे सेम फेज में है। ठीक है, सारे आपके सेम फेज में है, उसको हम लोग होमोजेनस रिएक्शन बोलते हैं। ये आपका होमोजेनस रिएक्शन हो जाएगा, H2 प्लस O2 गिव्स H2 गैस, सारे आपके लिक्विड, सॉरी सारे आपके गैशियस स्टेट में है। पर जो आपका हेटेरोजेनस रिएक्शन है, हेटेरोजेनस रिएक्शन है, उसमें क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा। उसमें क्या होगा आपका, फेज डिफरेंस होगा। तो एग्जाम्पल के रूप में क्या ले लेते हैं, जो मैंने लिखा था NH3 प्लस HCl, दोनों गैस के रूप में है, दोनों गैस के रूप में है। ये आपका देता है NH4Cl, जो कि आपका सॉलिड होता है। तो ये आपका एक हेटेरोजेनस रिएक्शन है। अब हमसे इससे में पूछा है, तो पहला देखते हैं, इक्विलिब्रियम बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वेपर इन अ क्लोज कंटेनर। ठीक है, तो ये क्लोज कंटेनर में होता है, वाटर वेपर आपका गैसियस में है और लिक्विड वाटर आपका इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ मैं, और मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये वाला बात यहाँ पे लिख देता हूँ, टू सेम स्टेट
ठीक है, ये याद रखना है। वो दो मैं बोला था वो कंपैरिजन के रूप में बोला था, यहाँ पे ऑल और यहाँ पे वन हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन के साथ देखते हैं। जो वाटर वेपर है वो आपका गैस है, और जो लिक्विड वाटर है वो आपका लिक्विड है। फेज अलग है, स्टेट अलग है, तो ये आपका हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। सेकंड आता है इक्विलिब्रियम अटेन ड्यूरिंग एसिड कैटलिस्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो बी देखते हैं, इथाइल एसीटेट का स्ट्रक्चर CH3। अच्छा, इथाइल एसीटेट है ना, सी, हाँ सही तो कर रहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O, O T2H5। ठीक है, ये आपका इथाइल एसीटेट हो जाएगा, लिक्विड है। अब इक्विलिब्रियम अटेन ड्यूरिंग एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो इथाइल एसीटेट क्या है आपका, ईस्टर है, और वो यहाँ पे क्लीव ऑफ करेगा। पर यहाँ पे जो भी क्लीव ऑफ हो रहा होगा वो सारा आपका सोल्यूशन फेज में हो रहा होगा, क्योंकि सब कुछ आपका क्या होगा, सोल्यूशन में होगा। टूटेगा H प्लस भी आपका, H प्लस बनता कब है, जैसे HCl जो होता है, HCl आपका गैस फॉर्म में एसिडिक नहीं होता है। HCl आपका गैस फॉर्म में एसिडिक नहीं होता है। HCl जब आपका एक्वस सोल्यूशन में होता है, जिसको आप लोग मतलब एक्वा सोल्यूशन मतलब इसमें पानी डाला हुआ रहता है, तब ये डिसोसिएट करता है H प्लस और Cl माइनस में, तो तब ये आपका एसिडिक होता है। समझे? तो ये जो एसिड कैटालाइज जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है इथाइल एसीटेट का, तो एसिड जो होगा वो तो वाटर वाले फेज में होगा। सिमिलरली आपका इथाइल एसीटेट जो होगा, इथाइल एसीटेट खुद भी आपका एक लिक्विड है, तो सब कुछ जो हो रहा है वो आपका लिक्विड फेज में हो रहा है, एवरीथिंग इज इन लिक्विड। तो ये आपका एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है, ये आपका होमोजीनियस है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी भी देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉलिड है, सॉल्यूशन आपका लिक्विड होगा या फिर एक्वस होगा, जो भी स्टेट अलग है, तो अगेन ये आपका हेटेरोजीनियस है। दिस इज सॉलिड प्लस लिक्विड। और जो डी वाला है, इक्विलिब्रियम अटेंड ऑन हीटिंग सॉलिड्स कैल्शियम कार्बोनेट इन अ क्लोज कंटेनर। तो आप सॉलिड को हीट कर रहे हो तो उसका सॉलिड प्लस उसका गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम बनेगा। ठीक है, तो ये भी हेटेरोजीनियस है, ये भी हेटेरोजीनियस है, ये भी हेटेरोजीनियस है। बी आपका कंप्लीटली होमोजीनियस है, एंड इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आपका जो इथाइल एसीटेट है वो भी लिक्विड है, और एसिड भी आपका, अगर कोई एसिड बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, तो वो भी आपका लिक्विड फेज में ही करता है। तो सब कुछ जो आपका हो रहा है वो आपका लिक्विड में हो रहा है, ये आपका एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, बता दिए। अगला, एट 60 डिग्री सेल्सियस 50% ऑफ, अच्छा हाँ, 50% of N2O4 is dissociated to NO2. What is the standard Gibbs free energy change at 60 डिग्री सेल्सियस and 1 atm प्रेशर फॉर प्रोसेस? अब देखिए यहाँ पे हमको N2O4 का स्टार्टिंग वैल्यू नहीं गिवन है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला जो सवाल जो मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि बाद में आएगा, इसको बैलेंस करने पहले पहले तो बैलेंस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं गिवन है मेरे को, गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो ये टी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो टी इज इक्वल टू जीरो पे मैं इसका क्वांटिटी वन मान ले रहा हूँ। वन ही क्यों मानना, क्योंकि इसका ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका वन है, तो ये आपका जीरो होगा। अब जब आप टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जाओगे, टी मतलब टी आपका जब इक्विलिब्रियम वाला टाइम होगा, तो वन माइनस एक्स मान लेते हैं इसको, क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्री वन है तो इसको वन मानेंगे। बट ये कितना बनेगा, ये आपका 2x बनेगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, एट 60 डिग्री सेल्सियस 50% ऑफ N2O4 इज डिसोसिएटेड टू N2। मतलब जो वन माइनस एक्स है, उसका वन माइनस एक्स जो बचा हुआ है वो भी 50% ही बचा हुआ होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वन माइनस एक्स बाई वन इज इक्वल टू 50/100। यही गिवन है ना, वन माइनस एक्स बाई वन, ये आपका 50/100 है। ये कितना हो जाएगा, 1/2, क्या आ जाएगा, 2 - 2x इज इक्वल टू 1। यहीं पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 2x, एंड x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। आ गया, तो मैंने बोला था ना क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई तरीका गिवन होगा कि आप ये x निकाल सको। x का वैल्यू 0.5 आ गया, तो फिर यहाँ पे जो आपका t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम होगा वो 0.5 आ जाएगा, और वो आपका 1 आ जाएगा। अब दोनों गैसेस हैं, दोनों गैसेस हैं। अब दोनों गैसेस से तो आप इसका क्या कर सकते हो, केसी तो डिफाइन नहीं कर सकते हो, आप इसका केपी डिफाइन करोगे। और अगर आपको इसका केपी डिफाइन करना तो आपको इसके लिए क्या चाहिए, केपी के लिए क्या होता है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में लिखते हैं। और जो पार्शियल प्रेशर जो होता है आपका, जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर आपको कितना गिवन है, कहाँ गिवन है, 180 गिवन है। टेम्परेचर भी आपको गिवन है। ठीक है, तो हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो पार्शियल प्रेशर हो जाएगा आपका NO2 का, पार्शियल प्रेशर जो हो जाएगा NO2 का, वो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 1.5
मोल फ्रैक्शन कितना होता है, उसका मोल्स बाय टोटल मोल्स, उसी को मोल फ्रैक्शन बोलते हैं, मतलब सब्सटेंस का मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो 1 बाय 1.5, 1 प्लस 0.5, 1.5 इंटू 1, ये कितना आ गया मेरा 2/3। और वही पार्शियल प्रेशर आप लोगे किसका, पार्शियल प्रेशर लोगे क्या बोलते हैं N2O4 का, N2O4 का। तो N2O4 कितना है आपके पास, N2O4, N2O4 आपके पास 0.5 है, तो आ जाएगा 0.5 बाई 1.5 इंटू 1, ये कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 1/3। अगेन पार्शियल प्रेशर का सम 1 होना चाहिए और मोल फ्रैक्शन का भी सम 1 होना चाहिए, सॉरी सॉरी, पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर होना चाहिए, जो कि देखिए 2/3 प्लस 1/3 1 होता है, और आपका टोटल प्रेशर 1 था। फाइन, आपका मोल फ्रैक्शन का सम भी 1 होना चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाई 1.5, जो कि आपका 1 होता है। तो अगेन हम लोग सही सॉल्व करते हैं, ये हम लोग को मल्टीप्लाई मतलब निकालने का जरूरत भी नहीं था, हम लोग इसी का मोल फ्रैक्शन से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते तो यही आ जाता। क्यों, क्योंकि हमारे पास अभी दो ही स्पीशीज है। तो पार्शियल प्रेशर आ गया, पार्शियल प्रेशर आ गया तो मेरा केपी कितना हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2, कि वो आपका प्रोडक्ट है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 की पावर 1। यहाँ पे पावर 2 क्योंकि क्योंकि आपका जो NO2 है वो यहाँ पे 2s का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना था, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना था 2/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का होल स्क्वायर बाई जो पार्शियल प्रेशर N2O4 का कितना है 1/3, 1/3। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मेरे को एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो आपका जो केपी आ जाएगा, जो आपका केपी आ जाएगा वो हो जाएगा 4/9 डिवाइडेड बाई 1/3, 3 से 3 कटा, ठीक है, ये आपका आ गया 4/3। अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, एंड आई होप आपको पता ही होगा ये वाला फॉर्मूला, तो जो डेल्टा जी होता है वो होता है आपका -RT लॉन के, ठीक है, के होता है। अब यहाँ पे के इक्विलिब्रियम होता है, अब के इक्विलिब्रियम के नाम पे यहाँ पे क्या होगा, मेरा केपी होगा, क्योंकि यहाँ पे केपी, अच्छा सॉरी, के होता है, के इक्विलिब्रियम यहाँ पे डेल्टा जी नॉट के लिए होता है, यहाँ पे के होगा, यहाँ पे मेरा केपी है, ठीक है, केपी मैं निकाल चुका हूँ, मेरे को यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट करना है, मेरा डेल्टा जी आ जाएगा। अब के का वैल्यू मेरे को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा हुआ, माइनस, मतलब के, सॉरी के बोलता हूँ, आर का वैल्यू कितना गिवन, -8.314। टेम्परेचर को आप कितना लिखोगे 60 डिग्री सेल्सियस, नहीं, आप किसको किस में लिखना है, केल्विन में लिखना है। ये हो जाएगा आपका 273 प्लस 60 ब्रैकेट में, जो कि आपका 373 होता है, इनटू लॉन ऑफ केपी कितना है 4/3। आप लोग सॉल्व करिएगा, आपको जो आंसर आएगा वो आपका -796 आएगा, जो कि आपका सेकंड ऑप्शन के सबसे ज्यादा करीब है। इसका जो आंसर है वो आपका बी आ जाएगा, जो कि आपका इसका सेकंड ऑप्शन है, ठीक है। जस्ट वैल्यू डालना, सब्स्टिट्यूट करना है। लॉन पता नहीं कैसे निकालते हैं, जो लॉन होता है वो आपका 2.303 टाइम्स लॉग का होता है, ठीक है, वो होता है। अब 4/3 कैसे होता है, 1.5 होता है, 1.5 होता है, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 15/10। चलिए एक बार लॉन 4/3 सॉल्व कर ही लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। जैसे आपको लॉन 4/3 सॉल्व करना है और आपको कुछ नहीं पता है, आपको लिटरली कुछ नहीं पता है, ठीक है। अच्छा, ये 1.5 नहीं होता है, सॉरी। तो लॉन 4/3, ठीक है, लॉन 4/3 है, तो आप क्या इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे 1.3, 1.3 लिखोगे। तो आपको लॉन 1.3 नहीं पता है, तो आपको ये पता है कि लॉन 1.3 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, 13/10 लिख सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे छोड़िए, ठीक है, लॉन 1.3 है, ठीक है, लॉन 1.3 है। अब आप क्या इसको ऐसे, मतलब 1.3 है तो आपको लॉन 1 का वैल्यू पता है, लॉन 1 का वैल्यू पता है 0 होता है, और जो लॉन 2 होता है वो 0.3010, जो कि इतना, ठीक है, 3 होता है। जो लॉन 1.5 होगा वो कहीं पे बीच में होगा, तो लेट्स से 0.15 होगा। अब लॉन 1.3 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है, तो लेट्स अज्यूम ये आपका, सी बोल रहा हूँ ना, हाँ, जैसे जो 0.15 है, तो जो लॉन 1.3 से थोड़ा छोटा होगा, थोड़ा छोटा होगा, तो लेट्स अज्यूम ये आपका लॉन 0.09 होगा, ठीक है, 0.9 होगा।
ऐसे करके हम लोग इसका रफ वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, ln 1 नहीं होता यहाँ पे, log 1 होगा। ठीक है, log। ठीक है, अभी इसको आप लिख दोगे, सॉरी सॉरी, सिली सम मिस्टेक, log 1.3। ठीक है, अब जो log 1.3 होगा उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बता दिया, फिर आप इसको 2.3031 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको ln का वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एक और क्वेश्चन जो मैंने मतलब ऐसे ही डाल दिया था, जो कि कंफ्यूजन के लिए होता है। ये आपका पीवाईक्यू है, बट ये आपका नेक्स्ट का एक पीवाईक्यू है। मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया था, तो ये एक बार देख लेते हैं। द सॉल्यूशन दैट इज मोस्ट बेसिक इज। ठीक है, तो इसको फट से देखिए और आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? इसका क्या आंसर होगा? आई गेस यही होगा, डी होगा, है ना, क्योंकि इसमें 10⁻⁹ आप पीएच लोगे तो 9 आ जाएगा, है ना। तो यही हुआ था जब एग्जाम आया था, अधिकतर लोगों ने यही करके आए थे। उन्होंने यही देखा था, 10⁻⁹ कॉन्सेंट्रेशन देखा था, एंड देन इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया था। एंड ये क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि आपने इस पे ध्यान नहीं दिया था, ओ एच माइनस। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओ एच माइनस, तो आप इसका पीओएच माइनस पीओएच निकालोगे, तो पीओएच कितना आ जाएगा इसका? 4 आ जाएगा, और इसका जो पीएच आएगा वो आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, और पीएच जो इसका 10 आएगा वो डी से ज्यादा है। आपका जो मोस्ट बेसिक है वो आपका सी है, ना कि डी है। ध्यान रखिएगा, हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि एच, यहाँ पे एच प्लस गिवन है कि ओ एच माइनस गिवन है। एच प्लस गिवन है तो आपका पीएच आएगा, पर ओ एच माइनस गिवन है तो आपका पीओएच आएगा, और पीओएच के से आपको पीएच निकालने के लिए आपको उसको 14, अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे तो 14, और अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे तो 12 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। वो सब्ट्रैक्ट करके आपका ये आएगा। तो आपको ये वाला चीज याद रखना होगा। और इस पे लाइक अच्छे अच्छे बच्चे भी आपके, मतलब 60% बच्चों ने इसका सवाल का जवाब गलत दिया था जब मैं नेक्स्ट में आया था। तो डोंट बी वन ऑफ देम। पीएच और पीओएच में अंतर करना, ठीक है, और उसके हिसाब से सॉल्व करना। अगेन एक छोटा सा बेसिक सवाल नेक्स्ट का उठा के डाल दिया था। बाकी बाद में हम लोग नेक्स्ट का डेडिकेटेड एक पीवाईक्यू का लेक्चर बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, और आप लोग अपना आईआईटी का तैयारी जारी रखिएगा। ठीक है, बाकी मैं आपको आप लोगों से अगले लेक्चर में मिलता हूँ। और कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।